सिर्फ और सिर्फ इस आड़ में कि मंशियात की जो फ़रोख्त है उसका सिलसिला जारी है थ्रू क्यूबा, तो ये क्या ठीक था? मैक्सिको है, कोलंबिया है, उनके ऊपर उन्होंने बार बार मेंशन किया है कि दे हैव बीन हब ऑफ ड्रग कार्टल्स। हो सका तो मुस्तकबिल में हमें ग्रीनलैंड को भी अगर सिक्योरिटी पर्पस से हासिल करना पड़ा तो वो भी करेंगे। ये जो चेन है अब वेनेजुएला से होती हुई क्यूबा, मैक्सिको, कोलंबिया और ये जो ग्रीनलैंड है उस तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। एक्चुअली इंटायरली अ कंपटीशन बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। अमेरिका और चाइना की किसी जंग की तरफ कोई शुरुआत है। ईरान को क्या मैसेज देना चाह रहा है यूएसए? इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा जाए तो क्या ये जायज़ अमल है किसी और मुल्क के ऊपर ऐसे काबिज हो जाए या वहाँ पर ऐसा कोई ऑपरेशन शुरू करके वहाँ पर गिरफ्तारी अमल में ले आए? कोई पूछने वाला है यूएसए को या यूएसए बस जो दिल चाहेगा करता रहेगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नीलम अरशद। नाज़रीन, 2026 के आगाज़ के बाद इंटरनेशनल मंजरनामे पर नज़र दौड़ाएं तो चीज़ें यकसर तब्दील हो चुकी हैं। यूएस की बात की जाए तो ना सिर्फ वेनेजुएला बल्कि उसके बाद दीगर मज़ीद ममालिक को भी धमकियाँ खुल्लम खुल्ला सामने आ रही हैं और वेनेजुएला के बाद मज़ीद ममालिक जो हैं वो भी यूएस की लपेट में आ सकते हैं। तो वेनेजुएला में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है जनाब। किस तरह से ये चीज़ें मज़ीद आगे बढ़ सकती हैं? वेनेजुएला पर हमला क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ जो तेल के ज़खायर हैं उनकी वजह से हुआ है? और उसके बाद अभी जो ट्रंप के रीसेंट बयानात हैं उनके बाद सूरत हाल किस हद तक आगे बढ़ सकती है, बिगड़ सकती है या इसमें कुछ इस्तेहकाम आ सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आज मरियम फातिमा, जो कि बैनुल-अक़वामी अमूर पर काफ़ी अच्छी और गहरी नज़र भी रखती हैं। मरियम, अभी जो चीज़ें चल रही हैं तो क्या लग रहा है, क्या ये जो यूएस का इकदाम था सिर्फ और सिर्फ इस आड़ में कि मंशियात की जो फ़रोख्त है उसका सिलसिला जारी है थ्रू क्यूबा, तो ये क्या ठीक था? आप इसको कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें उन्होंने जो रिटोरिक यूज किया अपने इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, दैट वाज अमेरिका फर्स्ट। तो अमेरिका को जो है उन्होंने लिंक किया, उसको लिंक किया विद एंटी चाइना रिटोरिक के साथ। और आप ये देखिए कि जैसे ही ट्रंप साहब जो है वो पावर में आए हैं, उन्होंने माइग्रेशन के ऊपर जो है बैन्स लगाए, ट्रेवल बैन्स, आप सबको पता है, स्पेशल वीजा की एलोगेशन की लिस्ट है, उसमें कुछ ममालिक को जो है वीजा बैन्स भी हैं। ये सब उनके सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी की मैनिफेस्टेशन है। नेक्स्ट आ जाती है ड्रग्स की बात। उन्होंने ड्रग्स को एज अ क्राइम के तौर पे बार बार उसको एक्सप्रेस किया है, इस चीज को अपने बहुत सारे स्टेटमेंट्स में। और इसके ऊपर उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी भी डिजाइन की है, स्पेशली अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जिसमें मैक्सिको है, कोलंबिया है, उनके ऊपर उन्होंने बार बार मेंशन किया है कि दे हैव बीन हब ऑफ ड्रग कार्टल्स, एंड वो ड्रग्स जो हैं दे आर बीइंग यूज्ड एंड they are being smuggled into America, which are killing people. अब आप देखिए उन्होंने एक डिजाइन और एक फ्रेमिंग की है, एक थ्रेट की, जो कि उन्होंने उसको ड्रग्स से मैनिफेस्ट हो रहा है within these two countries. With respect to the other Latin American countries, उन्होंने एक और फ्रेमिंग की है, that is जिस तरह के निकारागुआ है, उसमें क्यूबा है, उसको उन्होंने फ्रेम किया है as having leanings and having affiliations with the communist ideology. और इसकी वजह से वो कम्युनिज्म को दोबारा, एंटी कम्युनिज्म जो है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और जो अभी करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके रिटोरिक के अंदर जो है वो मैनिफेस्ट कर गया है। अच्छा मरियम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि माजी में भी देखा गया है कि यूएस की तरफ से ऐसे जो ऑपरेशंस हैं सिर्फ फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, माजी में भी होते रहे हैं और मंशियात की आड़ में होते रहे हैं। कुछ स्पेकुलेशंस चल रही हैं और ट्रंप के अपने बयानात को भी देख लें तो उसमें भी वाज़े तौर पर ये कहा गया है जो तेल के ज़खायर हैं, क्योंकि ये कहना चाहिए कि वेनेजुएला अगर चल रहा है तो सिर्फ उसी सनत पे चल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि क्या ये जो इंटरेस्ट हैं ये भी हो सकते हैं ट्रंप के? जी एब्सोल्युटली, मैं उस पॉइंट की तरफ आने वाली थी। लेकिन अपरेंटली देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा अमेरिका ने कि हम लोग जो है इनके रिसोर्सेज के ऊपर, जो उनका तेल है उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। अमेरिका नेवर सेज हम लोग जो है इराक को जो है कब्जा करना चाहते हैं या हम लीबिया के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। दे ऑलवेज डेवलप अ थ्रेट परसेप्शन और सिक्योरिटाइजेशन करते हैं। ट्रंप इज वेरी एक्सप्लिसिट, उन्होंने कैंडिडली कहा है कि रिसोर्सेज जो हैं उनके ऊपर फ्री एक्सेस होना चाहिए अमेरिका का। अब वो रिसोर्सेज जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उसको बेसिकली अमेरिका जो है, अगर मैं अमेरिका कहूंगी तो उसमें लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका भी आएगा। मैं यूनाइटेड स्टेट्स का लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वेस्टर्न हेमिस्फेयर में खुद अपनी हेजेमनी रखना चाहता है, अपनी मोनोपोली रखना चाहता है,
और वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर कंप्लीट कंट्रोल रखना चाहता है रिसोर्सेज के ऊपर, फ्रेंडली गवर्नमेंट्स रखना चाहता है, और वो इंटरवेंशन कर सकता है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि रिसोर्सेज के लिए उनका ओपन एक्सेस हो, फ्री एक्सेस हो, उनकी गवर्नमेंट्स जो हैं वो उनको एक्सेस करने दें और वो फ्रेंडली हो टुवर्ड्स यूएस। यही वजह अब है इसके कि लिए आप देखिए, बिल्कुल। अच्छा, एक तो उन्होंने क्यूबा के हवाले से भी गुज़श्ता रोज़ एक बयान दे दिया कि अगली बारी जो है मुझे लग रहा है कि शायद क्यूबा जो है वो गिरने वाला है वेनेजुएला के बाद, और साथ ही साथ ग्रीनलैंड के हवाले से भी उनकी एक मुआविन थी, उनका एक ट्वीट सामने आया। उसके बाद ट्रंप ने खुद भी वाजे कर दिया कि हो सका तो मुस्तकबिल में हमें ग्रीनलैंड को भी अगर सिक्योरिटी पर्पस से हासिल करना पड़ा तो वो भी करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, लाइक ये जो चेन है अब वेनेजुएला से होती हुई क्यूबा, मैक्सिको, कोलंबिया और जो ग्रीनलैंड है उस तक पहुंचती हुई नजर आ रही है? जी, आपने बहुत अहम सवाल किया नीलम। आप ये समझिए इस बात को कि मैंने आपको 3-4 बातें बताई कि जो ट्रम्प की करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं: अमेरिका फर्स्ट, रिसोर्सेज के लिए फ्री एक्सेस, क्राइम्स जिसमें उन्होंने ड्रग्स की बात की है, माइग्रेशन को उन्होंने सिक्योरिटाइजेशन का पर्सपेक्टिव रखा, और एंटी चाइना। ये सब लैटिन अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, जो अभी आपने जिन जिन कंट्रीज का जिक्र किया, मैंने आपको बहुत वाज़ेहन बताया है कि क्यूबा को वो कम्युनिस्ट रिजीम के साथ अलाइन करता हुआ देखते हैं, जो कि वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, और मैक्सिको और कोलंबिया को वो ड्रग कार्टेल्स के साथ लिंक करते हैं, जो कि उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वेनेजुएलन गवर्नमेंट को वो जो है नॉन फ्रेंडली गवर्नमेंट समझते थे। उसके अलावा मकसद उनका रिसोर्सेज के लिए जो है वो एक्सेस हासिल करना था। इन सब गवर्नमेंट थ्रेट्स आ रहे हैं, उनके पीछे कुछ और भी मुहर्रिकात हैं। एक तो ये वेनेजुएला का तो आपने ऑयल की तरफ इशारा कर दिया, साथ ही मैंने आपको बता दिया कि इनके जो है मामलात जो है दूसरी गवर्नमेंट्स जो कि क्यूबा है और निकारागुआ है, उनको वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ लीन्ड गवर्नमेंट समझते हैं, इसलिए वो उनको फ्रेंडली नहीं समझते। इसके पीछे जो मुहर्रिकात और हैं वो क्या है? Apparently it's about resource, it's about having friendly governments, it's also these government having increased economic and trade ties with China. So now you see it is a global competition that is playing out in Latin America. और अमेरिका क्लियरली जो है वो पसंद नहीं कर रहा कि इनके किसी भी किस्म के फ्रेंडली या ज्यादा करीबी ट्रेड रिलेशंस हों विद चाइना। नाउ हैविंग सेड, आप ये देखिए कि पनामा को जो है, पनामा के ऊपर पहले इसी तरह जनरल नोरीगा उनके थे, उनको किडनैप किया गया। बिल्कुल 80s इसी की बात तर्ज मैं का आपको बिल्कुल ऑपरेशन था 1989 में जो हुआ था। बिल्कुल यस, और उसके बाद उन्होंने पनामा को इन्वेड कर दिया, और उसके लिए उन्होंने जो रीजंस दिए, उन्होंने कहा था प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट्स अब्रॉड। और आप इमेजिन करें कि पनामा को इतना उन्होंने इस दफा प्रेशराइज किया है कि पनामा की गवर्नमेंट ने चाइना के साथ जो उनके अग्रीमेंट्स से किसी भी किस्म के ट्रेड के, उन्होंने उनसे पुल आउट कर। Actually entirely a competition between China and America. वेनेजुएला के भी बहुत ज्यादा जो है अंडर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनके रिलेशंस थे, ट्रेड रिलेशंस। आई वुड नाउ emphasize on that, not security relations, just trade relations with China, जिसमें उनकी जो कंपनीज थी उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे जो उनके एग्रीमेंट्स थे और बड़े जो है $1 million के एग्रीमेंट्स थे विद चाइनीज गैस कंपनीज एंड पेट्रोलियम कंपनीज, और जो वेनेजुएला की नेशनल कंपनी थी पेट्रोलियम की, तो वो दैट वेल विद अमेरिका। अच्छा मरियम, इन सब चीज़ों के सामने अब देखा जाए तो खुल्लम खुल्ला जब ट्रंप भी सामने आ गए हैं, पता चल रहा है कि उनकी ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं उससे चाइना किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो एग्रीमेंट्स हैं इन्हीं कंट्रीज़ के साथ वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये अमेरिका और चाइना की जो एक तरह से ये कहना चाहिए कि किसी जंग की तरफ कोई शुरुआत है, कुछ ऐसा सीन ऑन होने वाला है? जी बिल्कुल नहीं। मैं चाइना के बारे में मैं बहुत क्लियरली कह सकती हूँ कि अमेरिका की इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं और वो कैंडिडली उन पॉलिसीज को एक्सप्रेस करते हैं। ट्रम्प गवर्नमेंट ने जो है उनको जो है मल्टीलैटरलिज्म की जो एक पॉलिसी थी ओबामा गवर्नमेंट की, बाइडेन गवर्नमेंट की, उसको रोल बैक कर दिया है और यूनिलैटरलिज्म की तरफ जा रहा है, और वो किसी भी किस्म की सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स के तहत किसी भी मुल्क में इंटरवीन कर सकता है। और ट्रम्प ने ये बात बार बार जो है इसको एक्सप्रेस किया है। अगर मैं चाइना की तरफ देखूं तो चाइना की इंटरवेंशन की पॉलिसी नहीं है। चाइना
की फॉरेन पॉलिसी में आप नोट करेंगे कि बहुत पेशेंस है, दे सिट बैक एंड अप्रिशिएट द प्रॉब्लम, और वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, क्योंकि चाइना इज फॉर मी इट्स अ बिग बिजनेसमैन लेकिन चाइना एंड तो इट्स अ देखें पावर। अपनी इन्हीं जो स्टंट्स हैं उनसे प्रोवोक तो कर रहे हैं चाइना को काफी हद तक, तो चाइना कब तक बैठेगा सुकून देखिए से? एज लॉन्ग एज, देखिए चाइना के भी बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हैं जिसके ऊपर चाइना को भी डील करना है, और चाइना डजंट वांट कॉन्फ्रंटेशन, क्योंकि चाइना के जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं, ट्रेड इंटरेस्ट हैं, वो उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। एक तो चाइना साउथ चाइना सी के अंदर जो है वो एंगेज्ड है, और उसमें भी अमेरिका का हाथ है, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज जो कि एलाइड हैं विद अमेरिका, उनका हाथ है, नंबर वन। एंड नंबर टू ये है कि चाइना जो है वो ताइवान के इशू के ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है उस वो इंश्योर करना चाहता है कि वहां पे कोई जद ना पड़े, और सही। अमेरिका बार बार थ्रेट करता है ताइवान के इशू के ऊपर चाइना को। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना अपने ट्रेड रिलेशंस को खराब नहीं करना चाहता विद एनी कंट्री। सही। तो आप ये देखिए कि चाइनीज जो इंटरेस्ट हैं उनको जब तक एज लॉन्ग एज चाइनीज इंटरेस्ट आर सेफगार्ड, चाइना विल नेवर कम टू अ डायरेक्ट पॉलिसी ऑफ कन्फ्रंटेशन। हमने सही। पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में भी देख लिया कि चाइना के बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स थे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट थे, लेकिन जब अमेरिका ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस की उन कंट्रीज में तो चाइना ने वहां से पुल बैक कर लिया। सो चाइना इज वेरी पेशेंट, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, नॉन कन्फ्रंटेशन, और बड़ा एक एंड कंपोस्ट चाइना किस्म का वांट। जो रोल है चाइना का वो नज़र आता है इन तमाम तर सूरत हाल में। अच्छा, अब थोड़ी सी मरीम ईरान के बारे में बात करना चाहूँगी। ईरान में जो गुज़श्ता कई रोज़ से जारी एहतजाज है उसके हवाले से बात किया जाए तो यूएस ने डायरेक्टली इंटरवीन किया उसमें भी, और उनको भी धमकी दी कि अगर ये सिलसिला ख़त्म ना हुआ तो अमेरिका जो है वो मैदान में आ जाएगा। तो ईरान को क्या मैसेज देना चाह रहा है यूएस से? ईरान के साथ इंटरवेंशन का कोशिश किया जा चुका है। देखिए अभी जो जून 2025 में अटैक्स हुए थे इसराइल की तरफ से, उसमें अमेरिका ने भी अटैक्स किए इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी। और अगर आप ट्रम्प साहब की उस जमाने में जो उनके स्टेटमेंट्स थे, इफ यू लुक एट देम, दे वर एक्चुअली क्लियरली टॉकिंग अबाउट टेकिंग आउट आयतुल्लाह साहब जो हैं, जो हमारे खमनाई साहब हैं, उन्होंने कहा कि वी कैन किल हिम एज वेल, उसकी असैसिनेशन भी हो सकती है। ईरान ने बैक ऑफ, ईरान के अंदर रिजीम चेंज नहीं आया। इसराइल और अमेरिका दोनों ईरान के अंदर रिजीम चेंज चाहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप उस वक्त कि नेतन्याहू साहब की भी तो वो बार बार कह रहे थे कि वी हैव नथिंग अगेंस्ट द इरानियन पीपल, वी जस्ट वांट देम टू बी रिड ऑफ द रिजीम। रिजीम उनको अनफ्रेंडली लगती है, रिजीम उनको जो है वो कंप्लाइंट नहीं लगती, तो उसको जो है निकालना चाहते हैं। अभी आप देख लीजिए कि इससे पहले भी ईरान के अंदर मुजाहिरे हुए थे, जो हिजाब वाला इशू था, बिल्कुल। जो उनका, उसको भी बहुत ज्यादा फॉरेन बैकिंग और सपोर्ट थी। और जो अभी ये जो रिसोर्सेज के ऊपर और इंटरनल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर जो मुजाहिरे हो रहे हैं ईरान के अंदर, उसमें भी बहुत ज्यादा फॉरेन बैकिंग और सपोर्ट नजर आ रही है, ताकि गवर्नमेंट जो है वो क्रिपल हो जाए, गवर्नमेंट कोलैप्स का कर यूज जाए। ऑफ फोर्स, बिल्कुल। इट्स सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर टैक्टिक और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी खबर खत्म करने है, जो कि ये गवर्नमेंट जो है अमेरिका एज अ सुपर पावर जो है वो करना चाह रहा है। कुछ दिन पहले मैं उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ी थी जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने अंदरूनी मामलात की तरफ जो है वो ध्यान देगा, और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उससे ग्लोबल पॉलिटिक्स से रिट्रीट करेगा। So this was a sort of a strategic retreat that I was thinking that America wants to put its house into order. ठीक है मरियम, ये तो फॉरेन पॉलिसी की बात होगी यूएसए की। यूएसए चाहता है कि भाई अपने अंदरूनी मामलात पर नज़र भी रखेगा, उसको बेहतर भी करेगा, लेकिन इस बेहतरी के लिए जो दीगर ममालिक हैं क्या उनके साथ ऐसा रवैया ठीक है? अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी हुआ है, उसमें तकरीबन तमाम ममालिक ने इस चीज़ की मुखालफत भी की है, और वेनेज़ुएला के जो सदर हैं, जो उनकी अहलियाँ हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा भी किया है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखा जाए या इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा जाए तो क्या ये जायज़ अमल है कि अपने मुल्क की अंदरूनी चीज़ों को ठीक करने के लिए आप किसी और मुल्क के ऊपर ऐसे काबिज हो जाएं या वहाँ पर ऐसा कोई ऑपरेशन शुरू करके वहाँ पर गिरफ्तारी अमल में ले आएं? जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम सवाल किया और ये बहुत दिलचस्प सवाल है कि जो इंटरनेशनल पूरा लीगल फ्रेमवर्क है, इंटरनेशनल लॉज हैं, आर्टिकल 2(4) ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, इट क्लियरली टॉक्स अबाउट सॉवरेनिटी ऑफ अ कंट्री। इसके अंदर किसी भी और मुल्क को जो है सॉवरेनिटी के अंदर दखल अंदाजी करने का कोई हक हासिल नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखिए तो इससे पिछली वाली जो एडमिनिस्ट्रेशंस थी वो हमेशा डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, टायरानिकल गवर्नमेंट्स को जो है वो कंडेम करती नजर आती थी, ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में करती थी,
मल्टीलैटरल ट्रीटीज का जो है वो मेंबरशिप करती थी, जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने इराक और लीबिया के ऊपर जो हमले किए उन्होंने उनको रैशनलाइज किया एज अ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस। लेकिन जो ट्रम्प गवर्नमेंट, आई थिंक कि वो बहुत कैंडिड है, वो यूनिलैटरलिज्म की तरफ जा रही है, वो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क को जो है बालाए ताक रख रही है। और इसको अगर आप लिंक करें उनके पिछले वाला दौर जो था 2019 से लेकर, जो पिछला दौर था उनका, उसमें अगर आप उसको जाके स्टडी करें तो आप ये देखेंगे उसमें भी ट्रम्प ने इसराइल की जो कैपिटल है जेरूसलम, उसके अंदर अपनी एम्बेसी शिफ्ट की। तो आप देखिए वो जिनीवा कन्वेंशंस और इंटरनेशनल लॉ की क्लियर वायलेशन थी, क्योंकि पूरी दुनिया में ये एक तासुर पाया जाता है कि जो इजरायली प्रेजेंस है जेरूसलम के अंदर 1967 के बाद से लेकर अब तक वो एक ऑक्यूपाइंग पावर की है। लेकिन अमेरिका ने उसके या यूनाइटेड स्टेट्स ने उसको जो एक्सेप्ट किया, तो और इसका मतलब ये है कि उन्होंने इनडायरेक्टली जो है इंटरनेशनल लॉ जो जिनीवा कन्वेंशंस हैं उनकी खिलाफवर्जी की। यस। और इसी तरह आप देखिए कि ट्रम्प गवर्नमेंट ने ही अलाउ किया और बल्कि पुश किया और इनकरेज किया मोदी गवर्नमेंट को कि वो कश्मीर को एनेक्स कर ले, जो कि एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी थी। अब इन सब से समझ में आपको आ सकती है कि जो ट्रम्प गवर्नमेंट है वो एक्सपेंशनिज्म के अंदर यकीन रख रही है, वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस जो है वो करती आ रही है, और वो अभी इसको हम ज्यादा उसको क्लियरली उसकी जो है हम मैनिफेस्टेशन अपने देख रहे हैं इंटरनेशनल जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है। जाते जाते मरियम, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि चलें ठीक है, यूएस कर रहा है ये, अरसे से कर रहे, तारीख उठा के देख लें तो पहले भी करता रहा, तो कोई पूछने वाला है यूएसए को, या यूएसए बस जो दिल चाहेगा करता रहेगा? ऐसे ही जो इंटरनेशनल इदारे हैं हमारे, अक़वाम मुत्तहिदा हो गया या दीगर इदारे, वो बस बयानात दे देंगे, आवाज़ उठा देंगे और कह देंगे कि मजम्मत कर लें तो बस मामला ख़त्म हो जाएगा? जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया। मैं चूंकि एक दरस तदरीस से मेरा ताल्लुक है और मैं इंटरनेशनल लॉ पढ़ाती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी एफिकेसी जो है मुझे अब सिर्फ क्लाइमेट चेंज और ट्रेड रिलेशंस और इन सब की जो है रेगुलेशन के ऊपर नजर आ रही है। इसके अलावा जो हार्डकोर सिक्योरिटी और दुनिया की सिक्योरिटी के तनाजुर में जो मसाइल उठ रहे हैं और जन्म ले रहे हैं, उनको कहीं भी क्रेडिबल तरीके से जो है उन चैलेंजेस का सामना यूएन के फ्रेमवर्क के तहत जो है मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात ये कि मैं अगर इसको इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में देखूं तो जो रियल पॉलिटिक है, जो पावर्स ग्लोबल पावर्स हैं, वो बैलेंस ऑफ पावर अपने हक में करने की सलाहियत रखती हैं। वो गवर्नमेंट्स वो मुसलसल इन तमाम इदारों को जो लिबरल ऑर्डर के अंदर जो डेवलप हुए थे दुनिया के अंदर पीस को प्रमोट करने के लिए, वो सब के सब मुझे नजर आ रहा है कि उनकी लीनिंग्स जो है मुसलसल उन ममालिक की तरफ है जो कि उनको अपनी तरफ स्विच कर सकते हैं। अगर आप इसराइल की कॉन्टेक्स्ट में जो उन्होंने गजा में जेनोसाइड किया और उसके ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो वारंट्स जारी हुए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो एडवाइजरी ओपिनियंस आई हुई हैं, यूएन के ऊपर जो बहुत ज़्यादा एक डिबेट हुई और उसको मुसलसल उनको कंडेम किया गया फॉर वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स, उन सबको अगर आप देखें और उसके अंदर बैकिंग जो है वो यूएस की भी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि बेसिकली मुझे लगता है कि ये जो पूरा लिबरल ऑर्डर है रोल बैक हो रहा है और वर्ल्ड इज अगेन शिफ्टिंग टुवर्ड्स रियलिज्म, जिसके अंदर वही कंट्रीज जो है सस्टेन और सर्वाइव करेंगी जो पावर्स को इस्तेमाल करती हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट में। ऑलराइट, चलें, थैंक यू सो वेरी मच मरियम, आपके वक्त का, और आपने बड़ी ही तफसील से हमें वो चीज़ें बताई जो कि शायद एक आम शहरी की निगाह से दूर थीं। सो व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट में हमने बात की कि यूएसए की तरफ से ऐसी कार्रवाइयाँ क्यों अमल में लाई जा रही हैं। तो जो बैनुल-अक़वामी अमूर पर तज्ज़िया रखने वाली, एक्सपर्टीज़ रखने वाली मरियम फ़ातिमा है, वो हमारे साथ मौजूद थी, और उनके मुताबिक यूएसए ने अब जैसे ही ये चार्ज संभाला नई हुकूमत ने, तो उसने सबसे पहला जो बयान था वो ये दिया कि हम पहले अपने मुल्क के जो अंदरूनी मामलात हैं उनको ठीक करेंगे, और उनके अंदरूनी मामलात जुड़े हुए हैं दीगर कंट्रीज से जिनके खिलाफ अभी जो ऑपरेशन है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके मुल्क की जो स्टेबिलिटी है इन ममालिक की वजह से मुतासिर हो रही है, जिसमें जो ऑपरेशन का आगाज़ है वो वेनेज़ुएला से किया गया, लेकिन इसकी कड़ी यहाँ पे रुकते नहीं, बल्कि ये ऑपरेशन जो है मज़ीद वुसअत इख्तियार कर सकता है, क्यूबा से होता हुआ मैक्सिको और कोलंबिया तक भी पहुँच सकता है, और साथ ही साथ ग्रीनलैंड के हवाले से भी सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से ट्रंप की तरफ से अहम बयान सामने आया है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि ग्रीनलैंड के हवाले से भी कुछ अहम फैसले सामने आएँ। सो होपफुली ये तमाम एनालिसिस और इनसाइट्स के साथ आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।